ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है कि एक टर्म है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो अगर मैग्नेट आसपास में रखे होते हैं, अगर दोनों लाइक पोल्स हो तो एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तो वैसे ही यस सर। मैग्नेटिक लेविएशन होता है अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर रखते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं क्या हुआ इसको, मेरा वन नोट काम ही नहीं कर रहा है। सर जैसे रीस्टार्ट कर मैग्नेट, लीजिए OneNote को। वही देख रहे हैं। मैग्नेटिक लेविएशन, जैसे कि अगर हम मान लें किस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है, किसी भी चीज से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ऊपर में एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल रखे हो। ठीक है, डायमैग्नेटिक रखने से क्या होता है कि डायमैग्नेटिक जो है अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसे रिपेल करता है। ठीक है, तो ये रिपेल करेगा, यानी कि इसमें जो एटम्स होंगे वो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, और ये जो मटेरियल है हमें दिखेगा कि हवा में ही उड़ रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखे हुए कि एक चुंबक है, उसके ऊपर अगर हम दूसरा चुंबक रखते हैं तो ऊपर ही नचने लगता है। ठीक है, इधर उधर अगर नाच के तो वही चीज की रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर रखते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, पता नहीं क्या हो गया है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। जो लिख रहे हो इधर ही रह जा रहा है। बाद में गायब ही हो गया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसको पता नहीं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वाह, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है। या फिर इसी चीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो भी बोलो, तो हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसे हम आई से डिनोट करेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हम मटेरियल रखे हैं, जैसे हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को या डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो उसी मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है ये। तो ये क्या होता है,
कि अगर हमारे पास ये कोई मान लेते हैं कि मटेरियल है, इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, तो लास्ट क्लास देखे थे हम लोग कि पैरामैग्नेटिक है तो ऐसे खुद को अरेंज कर लेता है। यानी कि इसमें जो m इनिशियल जो था वो तो 0 था, लेकिन m फाइनल की बात कर रहे थे तो ये हमारा नॉन जीरो आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये मटेरियल जो है पोलराइज्ड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इट हैज बीन पोलराइज्ड। ठीक है, इट हैज बीन पोलराइज्ड। तो यहाँ पे इसी जो इंटेंसिटी यानी कि हमें दिख रहा है कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटाइज हुआ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करा जाता है और उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम बोलते हैं एम बाई वी। इस भी क्या है, तो वॉल्यूम अगर है तो ये वॉल्यूम भी को रिप्रेजेंट करता है। तेज होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसे। इसके टर्म में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की बात करें इंड्यूस्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस यानी कि जो भी जनरेट हो रहा है अंदर में उसे, तो इसके टर्म में हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई। जिसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एम बाई वी। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। यानी कि अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कितना इंड्यूस हो रहा है, यानी कि सारे जो हमारे मोमेंट थे वो एक डायरेक्शन में आके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो म्यू नॉट एम बाई वी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा तो और लिख नहीं सक रहे हैं। इतना लिख ली हो गया। यस। क्या हो गया, बस इतना ही आ रहा है, बताओ। सर टैब को एक बार रीस्टार्ट कीजिए ना। करे थे दो, कल ही से ये प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर लग रहा है वन नोट को। हाँ, दूसरा ऐप यूज करिए ना, वन नोट छोड़ दीजिए। दूसरा किसमें और होता है? सर जूम का खुद का भी होता है। सर जूम का आता है राइटिंग का। कहाँ पे है? शेयर स्क्रीन पे जाएंगे तो उसमें आपको शो करता है। मतलब स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद फिर से शेयर स्क्रीन पे जाइए। इसमें गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क, कैमरा, स्क्रीन, शेयर, व्हाइट बोर्ड। आ रहा है क्या कुछ? यस सर, यस। व्हाइट बोर्ड। ठीक, देखते हैं इस पे क्या है। अब इसमें पता नहीं नोट्स शेयर हो पाएगा कैसे, देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। यस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हम इंड्यूस इसलिए अलग नाम दे दे रहे हैं, जो बाहरी है उसे भी इंड्यूस ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अंदर में जो चार्जेस इंड्यूस होते थे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बोलते थे, तो इसीलिए। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी इंड्यूस इक्वल टू क्या था, तो म्यू नॉट
इंटू आई। ठीक है, यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, या फिर आई को हम U0 M/V लिख सकते हैं। तो ये चीज हमारा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, अब एक और दो टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड वेक्टर, बी एंड एच। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और एच के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बी जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना है कि इसमें जब भी हम लोग ये दो चीज यूज करते हैं तो बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसका यूनिट वही होगा जो टेस्ला था। ठीक है, यूनिट क्या होगा, तो टेस्ला। लेकिन अगर हम एच की बात कर रहे हैं तो एच जो होगा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बोल सकते हैं इट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ जो है इस इक्वेशन में हम आई को मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही बोले थे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इनसाइड मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो हो रहा था उससे हम बोल रहे थे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इनसाइड द मटेरियल है। लेकिन यहाँ एच जो हम यूज करेंगे वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन ध्यान से देखो तो हमें और कुछ नहीं बल्कि म्यू0 इंटू एच मिलेगा। क्लियर है? यस। यानी कि हम एच क्या यूज करेंगे, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका जो बाहरी, ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एयर नहीं होके किसी और मीडियम, किसी और मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पे म्यू0 की जगह म्यू आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं म्यू0 इंटू म्यू आर एच। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये सब टर्म हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि इसमें तो हमको लग नहीं रहा है कि अब नेक्स्ट पेज कुछ है, तो डिलीट करना पड़ेगा, बोर्ड यस टाइप सर। का ही लग रहा है। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद रिलेशन देखते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मैग्नेट बी एच एंड आई। ठीक है, तीनों में क्या रिलेशन होगा अगर हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो। जैसे कि अगर हम बोले कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर इस मटेरियल को यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ एक पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा था, और हमने बोला था कि अगर अंदर में हम बी नेट की बात कहेंगे तो ये बी नॉट प्लस बी इंड्यूस होगा, यही था।
तो हम बी नेट को हम बी से लिख दे रहे हैं कि ये सिर्फ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो बी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस। तो यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो तो बी नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, या फिर अगर म्यू है जो भी मटेरियल का म्यू होगा तो म्यू लिख लेंगे एच, प्लस इसके लिए लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, हम एयर ही लेके चल रहे हैं, अगर मीडियम रहा तो दोनों जगह म्यू नॉट को क्या लेंगे, म्यू। क्लियर है? तो यहाँ यस। से हमें ये दिख रहा है कि म्यू नॉट अगर हम कॉमन ले ले तो ये हमें एच प्लस आई दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बी को लिख सकते हैं कि अंदर में जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के टर्म्स में, तो यहाँ एच और आई दोनों मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो रहा है। कैपिटल एच क्या है, तो वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नेटाइजिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को, और आई जो है अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नेटाइजिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग काय से लिखते हैं, एक्स टाइप का रहता है ऐसा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, तो ये बोलता है कि ये आई बाई एच का रेशियो है। ठीक है, दिस इज आई बाई एच, यानी कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ratio of magnetic intensity of magnetization inside material and magnetizing field applied। ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड है उसका, इन दोनों का रेशियो को यानी कि आई बाई एच को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये जो आई है उसे हम एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बी इजकल टू म्यू नॉट एच वन प्लस एक्स लिख सकते हैं। यस। ठीक है, हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि हम लोग जो अंदर है उसे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम वहां पे यूज कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं बी इजकल टू म्यू नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इस मटेरियल का जो मैग्नेटिक जो भी म्यू होगा, मीडियम म्यू जो होगा, वो यहाँ पे हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर करते हैं, जिसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, यही होगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ध्यान से दिख रहा है, कॉपी पे लिखते जा रहे हो ना? यस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें म्यू नॉट म्यू आर एच है, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो हमें म्यू आर क्या दिख रहा है, वन प्लस। ठीक है, निके रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है ये इतना आता है, वन प्लस एक्स है। तो रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग पावर इनसाइड द मटेरियल अपॉन जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग पावर है उस चीज का। ये जो एक्स का वैल्यू है हम जानते हैं कि यहाँ पे बी नेट जो बी है ये म्यू नॉट एच यानी कि एक्सटर्नल से ज्यादा आता है पैरामैग्नेटिक के लिए, तो ग्रेटर देन वन होता है पैरामैग्नेट के लिए,
और ये x का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है डाईमैग्नेटिक के लिए। ठीक है। इतना हो गया। यस सर। यस सर। डिलीट कर दे। यस यस। सर। ठीक है। इसके बाद है क्यूरी लॉ। ठीक है, क्यूरीज लॉ क्या है? तो ये मैग्नेटाइजेशन इनसाइड जो मटेरियल था उसी पे रिलेटेड है। मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आई था उसी पे इन्होंने बोला कि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। यानी कि अंदर का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो उतना ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा जितना कि बाहर का हो। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल है। और ये जो है इन्होंने बोला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा भी। तो यहाँ से हमें मिलता क्या है कि आई जो होगा वो एक कांस्टेंट आता है सी, जिसे हम क्यूरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो आई इक्वल टू सी बाई टी। सी क्या है? तो क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट आता है, इसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं। और फिक्स टेम्परेचर, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये सी वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर पुराने वाले से कंपेयर करें जहाँ पे आई इक्वल टू एक्स इंटू एच, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो है 1c/t मिल रहा है हमें। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है। ठीक है, यानी कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और ये क्यूरीज लॉ है, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, और नोट पॉइंट नोट कर लेना है, इट इज वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही शो करेगा एंड डाईमैग्नेटिक डज नॉट ओबे इट। ठीक है, डाईमैग्नेटिक जो होता है इसे ओबे नहीं करता है, सिर्फ पैरामैग्नेटिक ही इसे ओबे करता है। ठीक है, तो इतना चीज था हमारा कि अगर मैग्नेटिक में हम पढ़े तो डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, उसे अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कैसा इफेक्ट होता है, उसी के ऊपर ये सब कैटेगरीज डिफाइंड है। उसमें हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटाइजिंग पावर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर इंटरनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे डिपेंड करेगा, और फिर एक क्यूरीज लॉ। क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक है, तो इसे डिलीट कर दें। यस यस। सर। ठीक, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म में एग्जांपल में होगा जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि ये वाला चीज हम लोग लाइफ में हमेशा देखते हैं। वही वाला एग्जांपल जो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी लोहे को अगर हम मैग्नेट से टच कर दें, तो अगर हम टच करके हटा देते हैं तब भी कुछ देर तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना रहता है, तुरंत खत्म नहीं होता है।
तो ऐसे ही मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग एटम्स की बात करें तो इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है नॉन जीरो होता है। इसमें भी पैरामैग्नेटिक की तरह, जैसे हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि दो तरह का हो सकता है कि इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल जीरो हो या फिर ना हो। तो इसमें भी एटम्स है, हम एटम्स की अगर हम बात करें तो उसका मैग्नेटिक इंडिविजुअल जो होता है नॉन जीरो होता है। ठीक है, और बोलेंगे क्यों, तो ड्यू टू लैटिस, सॉलिड लैटिस के कारण। इसमें जो और इफेक्टिव क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होता है कि एंड क्वांटम फेनोमेना, ठीक है, क्वांटम फेनोमेना हम बोलते हैं कि एक्सचेंज कपलिंग, हमें नहीं पढ़ना है, जैसे कपलिंग एक फेनोमेना होता है, उसी के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, एटम है, ड्यू टू सॉलिड लैटिस, क्वेश्चन ये चीज है। इस मटेरियल में जो होता है, हम लोग देखे थे कि पैरामैग्नेटिक में इंडिविजुअल मटेरियल थे, लेकिन इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं करते। इसमें क्या होता है कि एटम्स फॉर्म पॉकेट्स मटेरियल, ठीक है, पॉकेट मटेरियल बनाता है जिसे हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, पॉकेट यानी कि कुछ पार्टिकुलर शेप में बन जाएगा, which have their magnetic moment, dipole moment in same direction, in that domain। ठीक है, अगर हम पार्टिकुलर किसी भी डोमेन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम का चर्चा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ऐसे अगर हमारे पास ये मटेरियल है तो इसमें स्मॉल पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस सब की वजह से होता है, एक्सचेंज कपलिंग और सब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में, उन सब चीज से ऐसा कुछ सिस्टम बन गया। और बोलता है कि इसमें कि अगर हम हर एक डोमेन की बात करें तो एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट शो कर रहे होंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि पूरा मटेरियल एक ही डायरेक्शन में शो करे, लेकिन हो सकता है कि अगर हम एक डोमेन की बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक डोमेन में जो है मैग्नेटिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में ऐसा कुछ काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एक डोमेन यानी कि ये जो एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं कि ये डोमेन है। ठीक है, एक को हम बोल रहे हैं डोमेन, यानी कि पॉकेट मटेरियल बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पॉकेट टाइप का मटेरियल बन गया है, और इस मोमेंट डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंडिविजुअल का मैग्नेटिक मोमेंट जो है नॉन जीरो है, लेकिन अगर हम टोटल में मटेरियल की करें इनिशियली तो ये जीरो ही रहेगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम ऐसा बनाते हैं तो इस तरीके का से कुछ होता है। क्लियर है? अब इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जितना भी हमें मैग्नेटिक डाइपोल दिख रहे हैं सारे क्या एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। यस। ठीक है, एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा और उसके बाद वो मैग्नेटाइज जैसा बिहेव करने लगेगा कि अलग से उसके अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, हो गया इतना? यस।
तो वही चीज अब देख रहे हैं कि हम इस फेरोमैग्नेटिक को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे कि जितने भी डाइपोल थे क्या ऐसा खुद को अरेंज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में जैसा होता है पैरामैग्नेटिक में, वैसा ही इसमें भी ऐसा खुद को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सारे जो है खुद को एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर लिए। तो इसमें क्या होता है, जो इंडक्शन होता है ना कि जो बी इंड्यूस होता है वो मच मच ग्रेटर देन हो जाता है बी नॉट। अगर ये हम बोल रहे हैं कि बाहरी है और यहाँ पे अंदर में बी इंड्यूस है, तो बी इंड्यूस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आई जो होगा मच मच ग्रेटर देन एच होगा। ठीक है, तो एक्स जो होगा इसके लिए क्या होता है, एक्स से बहुत ज्यादा होता है। म्यूवर जो था ये 1 + x था, ये वाला वैल्यू जो है बहुत एक्स ज्यादा होता है। नहीं कि काय पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ एक्स लिख रहे हैं तो एक्स से बोल दे रहे हैं। क्लियर है। तो तीनों को ये चीज ध्यान रखना है कि अगर क्लासिफिकेशन में तो तीनों कैसे से बिहेव होते हैं। पहला डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में जो था इंडिविजुअल एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 था। उसे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे तो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोज कर रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और उसका एक्स जो होता है वो <<1 होता है, यानी ससेप्टिबिलिटी। दूसरा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ओवरऑल 0 होता है। उसे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो अंदर में बढ़ जाता है। एक्स का वैल्यू जो होता है इसके लिए, यानी कि ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो <<1 होता है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें जो है दिख रहा है कि पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ बन रहे हैं, कुछ लाइन पैकेट्स, और उस एक डोमेन जिसे हम डोमेन कहते हैं, और एक डोमेन में जो हमारे जितने भी एटम्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक एक डायरेक्शन में ही दिख रहा है। और अगर हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो इंडक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू बाहर, यानी कि इस वजह से बोल सकते हैं कि इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यस। तीनों मटेरियल में समझ जाएंगे क्या कौन सा है। यस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? हम्म, बोलो। सुपर कंडक्टर इज परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। एमएल लिख रहे हैं, यानी मटेरियल है। सुपर कंडक्टर हम लोग बोलते हैं कि जो सुपर कंडक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, यानी कि एट लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है इसका 0 हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो हाईली कंडक्टिंग हो जाएगा, तो उसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सुपर कंडक्टर है, इसे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है कि ये जो है डायमैग्नेटिक की तरह ही इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोज करता है। ठीक है, ऐसा अपोज करेगा, और एक ही साथ में
मतलब क्या हो जाता है कि एट सेम टाइम यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड inside becomes zero। ठीक है, सुपर कंडक्टर में ऐसा होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मेजनियर इफेक्ट। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है पूरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाता है, यानी कि हम बोलना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ये कितना है, जीरो। बी इंड्यूस जो है, सॉरी जीरो नहीं है, बी नेट जो है ये जीरो है, यानी कि इंड्यूस जो है वो इस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। क्लियर है? तो इस चीज को बोलते हैं कि सुपर कंडक्टर जो होता है उसे अगर हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो परफेक्टली डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, हो गया इतना लिखा हुआ। यस। ठीक है, इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस बोलते हैं। तो हिस्टैरिसीस क्या है ये? तो इट इज अ फेनोमेना in which the value of फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई सा भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है लैग्स बिहाइंड द केस by which it is changing। And the cause of- ठीक है, जिस भी कॉज से ये चेंज हो रहा है उससे ये लैग बिहाइंड कर जाएगा प्रॉपर्टी, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हिस्टैरिसीस है। ठीक है, जैसे कि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक है, इसके लिए आई वर्सेस एच का कर्व बना रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एच रख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे आई रख रहे हैं। आई क्या है, तो इंटरनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एच क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जैसे जैसे हम लोग एच को बढ़ाएंगे, तो एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि इसका जो आई है वो भी बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ऐसे जाता है, जाते जाते हमें दिखता है कि ये कैसा मैक्सिमम लेवल पे आ गया। इसके बाद अगर हम एच बढ़ाते भी हैं तो आई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है अपना एक मैक्सिमम आई पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसे कि अपना ये मैक्सिमम आई पे आ चुका है, तो हम बोलते हैं इसे मैग्नेटिक सैचुरेशन हो चुका है। मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम एच को हटाएं, धीरे धीरे हटाएं, तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं करता है बल्कि वो ऐसे पाथ को फॉलो करता है, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसका
और ऐसा कुछ पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, और करते करते फिर से जब जाएंगे तो इधर बैक में जब एच फिर से, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एच वैल्यू के लिए है तो उतना ही एच वैल्यू अगर पीछे आएंगे तो फिर से हमें वही आई नॉट वैल्यू मिलेगा और यहाँ तक हम पहुंचेंगे। फिर अगर हम ले जाएं तो ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये शुरू तो हुआ था यहाँ ओ से, ओ से ए पहुंचा, ए से बी, बी से सी। ठीक है, तो ऐसा हमें चल रहा है, इसे हम सी बोलते हैं। सी से फिर ये डी, और डी से फिर ए चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बी पे जब हम वापस यहाँ से आ रहे थे, ओ से ए गए, फिर हम इस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को हटाए, तो हटाने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के पास इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है रिटेन रह जा रहा है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। जैसा कि हम बताएं कि अगर हम लोहे को एक मैग्नेट से टच करके हम उसे अलग करते हैं तो भी कुछ देर तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वही चीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले तो उसमें कोई मैग्नेटाइजिंग पावर नहीं था, लेकिन जैसे ही हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ते बढ़ते ए तक गया। अब अगर हम मैग्नेटाइजिंग पावर को घटा रहे हैं तो हम मैग्नेटाइजिंग पावर जीरो कर भी दिए तब भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दे, उल्टा कर दे, यानी कि पीछे जाने का मतलब यही है कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि करते करते सी पे इतना हमें एक्स्ट्रा, यानी कि मैग्नेटिक ओ से सी, यानी कि इतना हमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो उसके बाद ये जीरो आ रहा है। तो ये जो हमारा ओसी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओसी, ओसी यानी रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी, यानी कि इतना अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब जाके मटेरियल जो है अपना जो मैग्नेटाइजिंग पावर था या मैग्नेटिक इंटेंसिटी था वो खो के फिर से जीरो होगा। अगर हम और फिर पीछे बढ़ाते चलते जाते हैं तो पीछे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें फिर से वैसा ही मिलेगा, क्या नॉट सैचुरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यही चीज चलता रहेगा। तो ये हमें दिख रहा है कि जिस कॉज की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ वो कॉज को हटाने के बाद भी उसमें ये प्रॉपर्टी रह जा रहा है, यानी कि लैग कर जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेसिस है। ठीक है, रिटेंटिविटी या फिर रेसिडुअल मैग्नेट इसे हम लोग ये भी बोलते हैं, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बच जा रहा रेसिड्यू है तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, कल समझ में आया? यस। डिलीट कर दें? यस। ठीक है, कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप, ये जो कर्व था इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप।
ठीक है, कर्व को हम हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं या फिर आईएच कर्व। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप बोलेंगे या फिर आईएच कर्व बोलेंगे। और इसका एरिया जो होगा, एरिया अंडर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू नेट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होता है, तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम बाय द मटेरियल ड्यूरिंग वन साइकिल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है। और सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन करें हम, तो इस तरीके का हमारा कर्व जाता है। ठीक है, दो कर्व है, तो ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ये सॉफ्ट आयरन के लिए है, और ये जो है ऐसा कुछ मतलब परफेक्टली नहीं बना है, स्टील के लिए। ठीक है, दोनों से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो तो सॉफ्ट आयरन में बहुत जल्दी ही मैग्नेटाइज हो जा रहा है, दिख रहा है, बहुत कम एच के लिए ही वो आई उसका ज्यादा हो जा रहा है, और तुरंत ही यानी कि कम कोर्सिटिविटी में ही खत्म भी हो जा रहा है। तो पढ़े होगे कि हम लोग सोलेनोइड के अंदर जो कोर डालते हैं वो सॉफ्ट आयरन डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन तुरंत होता है और तुरंत खत्म हो जाता है। हमें अगर मैग्नेट बनाना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें हम चाहते हैं कि अगर करंट पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, और जैसे ही स्विच को ऑफ करें तो मैग्नेटिक फील्ड हट जाए। ठीक है, उसमें ज्यादा देर तक मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड ना बचे, तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज करा जाता है। स्टील में अलग से देख रहे हैं, तो उसमें हमें जो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, कम करना है, तो बहुत ज्यादा ही रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इतना कुछ हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 में ही सारा कुछ दे रखा है, अभी जो लास्ट 2 क्लास से पढ़े हैं, तो इसे थ्योरेटिकल है पूरा। ठीक है, तो इसे जाके एक बार पढ़ जरूर लेना है, रीडिंग डाल लेना है। ठीक है, और एच सी वर्मा के हिसाब से चैप्टर नंबर 34 35 शायद पहले ही दे दिए थे। यस सर। यस सर। 36 में देख सकते हो, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड है, प्लस एम माइनस एम करके, जो हम लोग पहला दिन पढ़े थे थोड़ा बहुत फास्ट फास्ट, तो उसी चीज से रिलेटेड उसमें दे रखा है, तो उसे एक बार देख लेना है। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, ध्यान रहेगा तो बढ़िया है। और चैप्टर नंबर 37 में फिर ये सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 36 37 इन दोनों को पढ़ लेना है। ठीक है, और 37 वाले जो क्वेश्चंस है उसे कर लेना, थ्योरेटिकल टाइप का ही रहेगा, कुछ कुछ
ये जो ऊपर हम लोग रिलेशंस पढ़े हैं उसमें से फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, यस सर। और यस उसके बाद हम लोग ईएमआई शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। ईएमआई नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, सर देखते हैं। हाँ, सर वो जो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स वाला बचा था उसको क्या करना है? होगा वो भी। ठीक है, उधर तो अभी आर बैच में जो गए थे उन लोग का तो फ्लूइड के बाद से ही बचा हुआ है। तो उन लोग का सेमीकंडक्टर चल रहा है, इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, तो उसके बाद होगा तो दोनों तुम लोग का भी उन्हीं लोग के साथ में करवा देंगे। ठीक है। यस सर। सर, एचसी वर्मा में एक चैप्टर है थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, हाँ, तो तो वो उसमें सिलेबस ज्यादा में है। कुछ नहीं, उतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में ही जानना है, थोड़ा बहुत बैटरी क्या कहलाता है वो सब चीजें। बाकी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री की पार्ट है, दे दिए हैं, एचसी वर्मा में है, लेकिन उतना कुछ नहीं जानना है। ठीक है। यस, ठीक है फिर, थैंक यू सर। डिलीट कर दे इसको, करने को ही यस यस है कि सर। नहीं? हाँ, सर एसएचएम और वेव्स का कितना वेटेज रहता है जेई मेंस में? एसएचएम वेब से तो रहता ही, जैसे कि एसएचएम का खास बात ये हो जाता है कि वो कहीं भी घुस जाता है। ठीक है, रोटेशन में, मैग्नेटिज्म में, कहीं से भी कुछ भी देख कर देगा कि एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें फाइंड करो। तो मतलब मोस्टली एसएचएम का क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं दूसरे दूसरे जगह पे, उससे डायरेक्ट में यानी, और वेव से तो रहता ही है, साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव। ठीक है, नहीं कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन तो हमको उतना में दिखता ही है लगभग हर पेपर में। 4 क्वेश्चन बहुत होता है 25 में। यस। ठीक है, फिर उधर केटीजी, हीट, थर्मोडायनेमिक्स ये सब में भी रहता है 4-5 क्वेश्चंस। सर ठीक, उससे तो फॉर्मूला बेस्ड ही डायरेक्ट आता है ना? हाँ, फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू। वन